में जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं जीव विज्ञान। ये शब्द सर्वप्रथम लैकमार्क ने दिया और वैज्ञानिक जो है अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरस्तु। दैट इज सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कमिंग इन द सेवरल टाइम्स इन द पेपर, दैट इज अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है और जंतु विज्ञान का, इन्हें जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। दोस्तों जब आपने पढ़ना है, मैं उसी विषय पे बात कर रहा था, जब आपने पढ़ना है तो पढ़ना है, बड़े आनंद से पढ़ना है। जितना आप अंदर से पढ़ोगे उतना जल्दी याद होगा। ये जो थ्योरी चल पड़ी है रट लो रट लो रट लो, रटने से क्या होगा, कुछ ही क्वेश्चन याद होंगे, बाकी तो रह जाएगा। अगर आपने कंटेंट बेस्ड तैयारी की होगी तो आप कभी फेल नहीं होंगे। जितना मर्जी पेपर आपका स्मार्टनेस से भरा आ जाए, जितना मर्जी हार्ड आ जाए, आप उसमें फेल नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने सिर्फ रट्टा ही मारा होगा तो आप शून्य हो जाएंगे। हम हर एंगल से इसकी तैयारी कर रहे हैं, पीडीएफ नोट से हम कर रहे हैं, उसके बाद आपको बूस्टर हम दे रहे हैं डेली, उसके बाद हर एंगल से हम आपकी प्रेपरेशन को कर रहे हैं, इसलिए कि आपका जो लेवल है, जो आपकी थॉट प्रोसेस है, वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाए और आपका समझने की क्षमता बढ़ जाए, जिससे आप एक क्वेश्चन को बड़े आराम से कर पाए। तो आगे है यहाँ पे जीव विज्ञान में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा अग्निवीर के लिए, वही हम लेके आएंगे। 2-3 पार्ट्स में इसको खत्म करेंगे और आपको इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है और इन्हें जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। जीवधारी का वर्गीकरण, सबसे पहला जो इसमें कॉन्सेप्ट आता है, लीनियस ने वर्गीकरण को प्रणाली को शुरू की और आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी, इसलिए उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, लगभग 50 बार पेपर में आ चुका है यही क्वेश्चन, जो यहाँ से लीनियस जो है वर्गीकरण के पिता, जीवधारियों के वर्गीकरण के पिता कौन है? लीनियस। कौन है? लीनियस। जीवधारियों का जगत वर्गीकरण के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों ये है क्या, ये आपके सामने मैं लिखा, जीवधारियों का 5 जगत में वर्गीकरण है, जिसमें जो है आपका हिटर के अनुसार समस्त जीवों का निम्न मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और साथ में जंतु। इसके ऊपर हम बात करेंगे, इसके विषय पे हम आगे बात करेंगे। इसी को मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हुआ आपको जल्दी समझ आएगा। ये पिक आपके सामने है, यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले जो है यहाँ पे लिखा गया है मोनेरा। मोनेरा का अर्थ है, मैं बिल्कुल साधारण भाषा में आपको बता रहा हूँ कि जब हम इसको पढ़ते हैं, साइंस जो है इंग्लिश और हिंदी में कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, तो इसको और आसान भाषा में, जिससे आपको जल्दी से समझ आए और आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपने समझ के आधार पे क्वेश्चन को कर सके। मोनेरा जो है, इसमें जीवाणु भी आते हैं, साइनोबैक्टीरिया आते हैं, ऑर्किबैक्टीरिया आते हैं। मोनेरा यानी जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है, ये 5 किंगडम जो है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। उसमें मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंगी है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। 5 तरह के जीवधारी धरती पर हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। अभी स्टार्ट किया हमने जीवधारियों की अध्ययन को हम कहते हैं जीव जगत। क्या बोलते हैं? जीव जगत, जिसे बोलते हैं जीव विज्ञान। मोनेरा में ये आते हैं सारे जीवाणु और ये सारी चीजें आती हैं। नंबर 2 पे है प्रोटिस्टा। नंबर 2 पे क्या है? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में यूग्लिना, ट्रिपैनोसोमा, प्लाज्मोडियम, अमीबा एंड पैरामेशियम, ये सारी चीजें जो है वो आपके प्रोटिस्टा में आती हैं। नंबर 3 पे है फंगी। आप देखें, फंगी कवक हम जिसे बोल देते हैं, खमीर है, मशरूम है, ये सारी चीजें पिक हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। उसके बाद है प्लांट्स। प्लांट्स में आप देखें नंबर 3 पे प्लांट्स, शैवाल है, मांस है, पुष्प है, अपुष्पीय बीज पत्र है। एनिमल्स में स्पंज है, अक्षेरकु है, घोड़ा है, मनुष्य है। ये सारी चीजें जो आती हैं जंतु में आती हैं। किसमें आती हैं? जंतु में। यानी कि जो हम 5 में इसमें हम आते हैं, उसे हम बोलते हैं एनिमल्स। क्या बोलते हैं? एनिमल्स, यानी कि जंतु। 5 जो वर्ग हैं, यानी कि जीव विज्ञान में 5 वर्ग हैं, वो 5 के 5 वर्ग आपके सामने हैं। अब हम इसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन हम यहाँ पे करेंगे। जैसे ही हम इसे और ज्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे जो मोनेरा है, इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं, इसे जंतु जीवाणु जगत भी कहते हैं। उसके बाद है हमारे पास प्रोटिस्टा। क्या है? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में इस जगत में विभिन्न प्रकार के एक कोशिकीय प्राणी। अब पहले बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन आता था, जितने भी एक कोशिकीय प्राय जलीय जीव हैं, यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं। उसके बाद है आपका पादप। क्या है? पादप। पादप में आप देखिए, इस जगत में प्लांट हम इसे बोले, इस जगत में प्राय सभी रंगीन, बहुकोशीय, प्रकाश संश्लेषी, जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, उत्पादक जीव सम्मिलित है, शैवाल, मांस, पुष्पीय, अपुष्पीय बीज या पौधे इस जगत के अंग हैं। उसके बाद है हमारा कवक। क्या है? कवक। इस जगत में वे यूकैरियोटिक तथा परपोषी जीवधारी
जो सम्मिलित किए थे अवशोषण के द्वारा पोषण करते हैं। यानी कवक एक ऐसे जीवधारी हैं जो अपना पोषण स्वयं नहीं करते हैं, किसी और पे वो पर पोषित जीव भी हम इन्हें कहते हैं। जंतु, इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु समभोजी यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इनको मेटाजोआ भी कहते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी, स्तनधारी जीव इस जगत के अंग हैं। यानी कि सबसे ज्यादा जीवधारी जिसके बारे में हम देखते हैं, चलते फिरते हम देखते हैं, तो वो आते हैं इसमें जंतु। इसमें आते हैं जंतु। हम भी मनुष्य जो है इसी कैटेगरी में, इसी क्लासिफिकेशन में हम आते हैं। तो ये तो था जीवधारियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ जो था जीवधारियों का वो था। आगे जो है जीवों के नामकरण, द्विनामपत्ति। जैसे मान लो वैज्ञानिक नाम अलग से रखे गए, जैसे 1773 में कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने वर्गीकृत किए, जन्मदाता भी कहा जाता है, जिन्होंने द्वीप नाम पर चलित किए। प्रत्येक जीवधारी के नाम के साथ उन्होंने लैटिन शब्द लगा दिया। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि लगातार ये पेपर में आ चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल जीवधारियों का वैज्ञानिक नाम, यहाँ पे आप देखिए जीवधारियों का, अगर मैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ यहाँ पे, तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम आ चुका है पेपर में। कई बार क्या नाम है इसका? होमो सेपियन। और उसके बाद जो है मेंढक का क्या है? राना ट्रिगिना। क्या है? राना ट्रिगिना। क्या है? ट्रिगिना। उसके बाद अगर बात करें तो कुत्ते का भी नाम आ चुका है। क्या नाम है? कैनिस फैमिलियस। ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे मक्खी का आ चुका है, ये है मुस्का डोमेस्टिका। क्या है? मुस्का डोमेस्टिका। आम का बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है, दैट इज द मैग्निफेरा इंडिका। दैट इज मैग्निफेरा इंडिका। गेहूं का आ चुका है, दैट इज द ट्रिटिकुम एलिस्टियम। उसके बाद जो है यहाँ पे चने का आ चुका है। ये जो है लगातार पेपर्स में आ चुके हैं कुछ क्वेश्चन। ये क्या है? लैटिन भाषा में द्विनाम। लैटिन भाषा में द्विनाम। उसके बाद हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है कोशिका। क्या नाम है? कोशिका। जीव विज्ञान में किसी भी, चाहे वो मकान है, चाहे वो कोई भी पदार्थ है, जिसका छोटे से छोटा भाग जिसके कारण वो बना है, उसको हम, उसकी जो मूल है, जैसे हम कण कहते हैं, वैसे ही जीवधारियों में जो सबसे छोटी जो इकाई है वो है कोशिका। जीवधारी की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या है? कोशिका। यही क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, सबसे छोटी इकाई क्या है, उसे बोलते हैं कोशिका। और इसे भौतिक जीवन का आधार भी कहा जाता है। जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे ने किया था। पहली लाइन इंपॉर्टेंट है, ये बहुत। जीव द्रव्य किसने दिया? पुरकिंजे। किसने दिया? पुरकिंजे। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। जीव द्रव्य दो भागों में है, एक कोशिका द्रव्य है, कोशिका के केंद्र में कोशिका की झिल्ली के बीच होता है, ये साइटोप्लाज्म हम जिसे कहते हैं। एक केंद्र के द्रव्य होता है जो कोशिका के केंद्र के अंदर रहता है। जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग क्या है? जल। दैट इज इंपॉर्टेंट। 80% भाग क्या है? जल। ये 80% भाग जो है ये जल है। ये पेपर में आ चुका है। सबसे पहली लाइन आप बात करें तो सबसे पहले आया कोशिका। क्या आया? कोशिका। दैट इज इंपॉर्टेंट। यही लाइन कम से कम पता नहीं कितनी बार पेपर में आ चुकी है। तो जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संचालनात्मक इकाई क्या है? कोशिका। क्या है? कोशिका। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को हम क्या कहते हैं? साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी। ठीक है। दैट इज द कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। कौन है? तंत्रिका कोशिका। सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका। जैसे हमारा शरीर है तो इसमें सबसे लंबी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका। सबसे लंबी कोशिका जो है उसका नाम है तंत्रिका तंत्र। और सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? शतुर्मुख का अंडा। क्या है? शतुर्मुख का अंडा। दैट इज इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन श्लाइडेन और श्वान ने किया। दैट इज सो इंपॉर्टेंट। ये भी क्वेश्चन, ये जिनके 1 2 3 4 ये पांचों के पांचों लाइनें हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट। पेपर में बहुत बार आ चुका है इसी के बारे में जिसकी हम बात करें। जब आपको टॉपिक समझ होगा तो यहाँ से अगर इस टॉपिक को थोड़ा और बढ़िया तरीके से हम समझें, थोड़ा और इसको बढ़िया लेके चले, तो कोशिका के दो प्रकार होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक होता है और दूसरा यूकैरियोटिक होता है। इसके मुख्य जो भाग हैं उसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। और इसके मुख्य भाग जो है, यहाँ अगर मैं आज से 10 साल पहले की बात करूं तो बहुत टफ साइंस पेपर में आती थी आर्मी के भी, और जीव जो विज्ञान था बहुत अच्छा आता था, डीपली क्वेश्चन आते थे। अभी इतना ज्यादा डीप जीव विज्ञान में नहीं आ रहा क्योंकि साइंस जो है मात्र 15 नंबर की है। तो इसमें क्या है? कोशिका भित्ति, कोशिका के जो मुख्य भाग है उसके ऊपर हम बात करें तो आपको थोड़ा पिक्चर के माध्यम से, जहां से आपको थोड़ा और आसान होगा। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे
ये आपके सामने एक कोशिका है, मैंने ऐसे रखी है। कोशिका है, जंतु कोशिका ही है। कोशिका झिल्ली है, लाइजोम है, केंद्रक है, झिल्ली है, ये सारी की सारी चीज। थोड़ा मैं इसको कलर फेस में लेकर आऊं तो आपको थोड़ा और समझ आएगा। कोशिका की परिभाषा आपको यहाँ पे समझ आएगी। हम अगर आप यहाँ देखें तो मैं इसको पूरा एक्सप्लेन इसको करूँ, उससे पहले हम थोड़ा सा वहीं जाकर थोड़ा और इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें। तो आप देखेंगे कोशिका की भित्ति के अंदर जो भाग है वो है सेल वॉल, कोशिका झिल्ली, तारकाय है, अनंत द्रव्य जालिका है, उसके बाद राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी है, लाइजोम है, लवक है, रसदानी है, केंद्रक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि इनमें से कौन कौन सा क्वेश्चन आ चुका है। आप देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे सेवरल टाइम आ चुका है। लाइजोम के बारे में क्वेश्चन आता है, केंद्र के बारे में क्वेश्चन आता है, राइबोसोम के बारे में क्वेश्चन आता है और कोशिका भित्ति के बारे में क्वेश्चन आता है। 4 पॉइंट मैंने यहाँ पे बताए जिनके बारे में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। कोशिका जो विभाजन है वो लगातार मुख्य 2 प्रकार से होता है। कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले अगर हम देखें तो मैं हल्का सा आपको उस पिक्चर के माध्यम से थोड़ा सा आपको बताऊं कि वहां पे जो कार्य होते हैं। दोस्तों ये जो है ये हमारी कोशिका है जो आपके सामने आपको दिखाई दे रही है। कोशिका काम कैसे करती है इसके ऊपर हम बात करेंगे अभी। कैसे काम करती है, हाँ बड़ा इंपॉर्टेंट, जो आपके जीवन में भी हमें भी चाहिए। हमने 10वीं की, हम बचपन से क्लासेस स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि अपना जीवन कैसे हमने व्यतीत करना है। हमें ये नहीं पता कि हम एकदम से बीमार हो जाते हैं, एकदम से हमें ऊर्जा कैसे मिलती है। इन चीजों के बारे में हमें पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि हमने जब इस क्लास में ये पढ़ा था तो हमने इसे इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ा था। अध्यापक ने हमें शायद इंटरेस्ट से पढ़ाया होगा, लेकिन हमने इसको इंटरेस्ट से नहीं पढ़ा और प्रैक्टिकली नहीं पढ़ा। तो हमारे शरीर की सबसे छोटी जो इकाई है उसका नाम क्या है? कोशिका। कोशिका क्या है? कोशिका। अब इसका उदाहरण सुनिए। मान लो कि आपने एक चपाती खाई, खाना खाया, एक रसगुल्ला खाया, कुछ भी जो आप खाते हैं, जो भोजन में आपने किया, आखिरकार वो गया कहाँ? बड़ी मजेदार बात है कि वो कहाँ गया। तो उस पूरे प्रोसेस में जो भी आपने खाना खाया, फल खाया, फ्रूट खाया, जो भी आपने खाया, वो सारे का सारा खाना खाने के बाद उसका जूस बना। वो कैसे है उस प्रोसेस को हम समझेंगे। सबसे पहले हमने कोशिका पढ़ा और वो जो है उसका जूस निकला। उस जूस में जो जूस वो निकला उसमें फ्रक्टोज, लैक्टोज फ्रक्टोज और ग्लूकोज की फॉर्म में जो माना जाता है। जो भगवान ने हमें बचपन में जब हम पैदा हुए थे तो माँ के गर्भ में थे और माँ ने पैदा होते ही भगवान ने हमें दूध दिया। वो दूध आज तक कोई बना नहीं पाया। माँ का दूध जो है वो माँ के शरीर में स्वतः बन जाता है प्राकृतिक रूप से, जो हम पीते हैं। वही ऐसा ही लिक्विड जो है हमारे शरीर में खाना खाने के बाद, यानी 32 किलो खाना खाने के बाद हमारे शरीर में 600 ग्राम रक्त बनता है। कितना बनता है? 600 ग्राम रक्त बनता है। और उस रक्त से ही हमारे जीवन में जो संचार, जो हमारा जीव द्रव्य है, जो अंदर हमारी एक ऊर्जा है जिसे हम वीर्य का नाम देते हैं, वो मात्र 30 ग्राम उससे होता है और वो जीवन में इतना ज्यादा उपयोगी होता है। तो यहाँ पे जैसा हमने कोई खाना खाया, उस खाने का सबसे लास्ट भाग जो है वो इसी सेल के पास जाता है। वो इसी सेल के पास जाता है और वहां पे कैसे काम करता है। हमारे शरीर में लाखों करोड़ों सेल हैं, लाखों करोड़ों सेल हमारे शरीर के अंदर हैं और वो वर्किंग कैसे करते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे हमने खाना खाया और इस सेल के पास आया, ये इतना मतलब छोटा होता है सेल, इसमें देखो कितनी सारी चीजें बीच में है। नए सेल बनते हैं, पुराने टूटते हैं, ये बनता रहता है, चलता रहता है, काम होता रहता है। फिर भी देखो इसमें गोल्गी है। सबसे बाद इसकी झिल्ली जो है, आप मान सकते हैं झिल्ली जो है उसमें पोटेशियम भी होता है, वो आपने पढ़ा था, उधर मैंने बताया था आपको, और साथ में सोडियम होता है। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, हमें एक्स्ट्रा नमक नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जितनी भी वनस्पति हम खाते हैं, जो भी हम खाते हैं, उसमें ऑलरेडी सोडियम होता है। अगर सोडियम की मात्रा शरीर में बढ़ जाए तो हमारे शरीर में अन्य रोग जो है उसको घेर लेते हैं। आपके पानी में भी सोडियम होता है और मतलब विभिन्न चीजों में जो है वो सोडियम पाया जाता है। तो सोडियम जो है वो सीधा सीधा किसको इफेक्ट करता है? आपके सेल को। किसको इफेक्ट करता है? सेल को। इसकी मात्रा बढ़ जाए तो प्रॉब्लम होगी। पोटेशियम यहाँ पे है। तो ये झिल्ली जो है ये बनी होती है बिल्कुल झिल्ली की तरह। जैसे हम आपने देखे झिल्ली आपने देखी है, झिल्ली जैसे आपने वो जो बालों में जैली था उसी की तरह। लेकिन एक बड़ी बात है, काम कैसे करता है ये? काम कैसे करता है दोस्तों? जैसे सेल के पास कोई जाता है, कोशिका के पास, वो उसके पास जाता है और वो उसको लेता ऑब्जर्व करता है और जो नेगेटिव चीज है उसको बाहर निकालता है। अगर नहीं निकाल पाए तो सेल डैमेज हो जाता है, सेल टूट जाता है। नहीं तो सेल अपना काम करता रहता है। सेल के ऊपर आगे भी हम काफी चीजें पढ़ेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन बार बार जो आता है सबसे ज्यादा, लाइसोम, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, यानी सेल का सबसे बड़ा ऊर्जा केंद्र किसको माना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्वेश्चन आता है कि जंतु कोशिका में क्या होता है? केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक।
इसके और इसके बीच, ये बीच में जो पार्ट है इसे बोलते हैं जीव द्रव्य। क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा। तो इसके बारे में और ज्यादा हम वहां पे स्टडी करेंगे, लेकिन अभी हम क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, उसी में आगे चलते हैं। कोशिका विभाजन जो है सर्वप्रथम 1856 में विरचाऊ ने किया था, और कोशिका विभाजन 3 प्रकार से है, असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। उसके बाद जो है अर्धसूत्री, उसके बाद जो है हमारे यहाँ इन तीनों के बाद अध्ययन में सुविधा के अनुसार विभाजन जो है 5 चरणों में बंटता है, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपका नहीं है। हम आगे बढ़ाते हैं, और अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है अनुवांशिकी। क्या है? अनुवांशिकी। दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें, हमने कोशिका के बारे में पढ़ा, लेकिन उसके विभिन्न क्वेश्चन जो हैं वो हमने अभी छोड़े। कोशिका का जो ऊर्जा केंद्र है वो हमने क्या कहा? माइटोकॉन्ड्रिया है। कोशिका की जो झिल्ली है उसमें पोटेशियम और सोडियम, वो मैंने आपको बताया। कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है। उसके बाद उसकी खोज किसने की? पुरकिंजे ने की। वो सारे क्वेश्चन हमने वहां पे किए। द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एट प्रेजेंट टाइम, वो मैंने आपको बताया, जो पेपर में आएगा। आगे है अनुवांशिकी। क्या है? अनुवांशिकी। अनुवांशिकी का मतलब सीधा सीधा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी। क्या है? पीढ़ी दर पीढ़ी। इस पीढ़ी दर पीढ़ी में संचालित अनुवांशिकी लक्षण होते हैं। अनुवांशिकी लक्षणों से पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियां, कारणों के अध्ययन को अनुवांशिकी कहते हैं। अनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी ऑस्ट्रिया निवासी ग्रेगर जोहान मेंडल ने दी थी। पहला ही क्वेश्चन, पहली लाइन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अनुवांशिकी के पिता किसे बोलते हैं? ग्रेगर जोहान मेंडल। ये दैट इज, अनुवांशिकी के पिता कौन है? ग्रेगर जोहान मेंडल। डब्ल्यू वॉटसन ने 1905 में सर्वप्रथम जेनेटिक्स का नाम प्रयोग किया था। जॉनसन ने सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था, यानी कि सबसे पहले जीन शब्द किसने बोला? जॉनसन। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मनुष्य में लिंग निर्धारण। क्या है? लिंग निर्धारण। यहाँ दोस्तों मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको दूंगा। हमारे घरों में क्या है कि हमारे घरों में ये कहा जाता है कि तुम्हारे लड़की पैदा हुई, तुम्हारे लड़का पैदा हुआ। तो आप यहाँ पे युवा बैठे हैं, मैं आपको आज ही इसके बारे में बता रहा हूँ कि लड़का और लड़की पैदा होने में सबसे ज्यादा जो रोल होता है वो मनुष्य का होता है, यानी कि व्यक्ति का होता है, यानी कि मेल का होता है, वो आपका होता है। इसमें 2 फैक्टर होते हैं, एक एक्स और एक वाई। मनुष्य में लिंग निर्धारण, मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जिसके प्रत्येक माता पिता संतान को समझात गुणसूत्रों की जोड़ी को एक प्राय सूत्र में वो शुक्राणु के माध्यम से पिता से प्राप्त होता है माता को, और शुक्रजन से अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो आर्मी में जो क्वेश्चन, जो पेपर में जो क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंसी में, वो ये आता है कि कितने कुल गुणसूत्र कितने होते हैं? 46। कितने होते हैं? 46। और एक्स और वाई फैक्टर में कितने होते हैं? वाई प्लस एक्स, और इसे 23 कितने होते हैं? 23। एक एक्स होता है, एक वाई होता है। तो इसमें और जो है, अगर इसमें ये देखो यहाँ पे, अगर एक्स और एक्स दोनों का एक्स और एक्स होता है, तो जो बच्चा पैदा होता है वो होती है लड़की। क्या पैदा होती है? लड़की। अगर दोनों का मेल और फीमेल का एक्स और एक्स गुण मिलता है तो क्या पैदा होता है? लड़की। और एक्स और वाई होता है तो क्या होता है? लड़का। क्या होता है? लड़का। तो आप अपने घरों में भी जो भी आपके बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको भी आप बताएं कि आप वहां पे महिलाओं को तंग ना करें। ठीक है? उसमें क्या चाहिए कि महिला का अच्छा खाना होना चाहिए, वो खाना उसका एक क्वालिटेटिव फूड वो खाती हो। ठीक है? वो तो खाते ही अक्सर हमारे माता पिता, तो पहले आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो इसी के चलते ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं कि कुल गुणसूत्र कितने? 46, और इसमें 23 और 23 गुण होते हैं, और ये कैसे कैसे काम करते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम आगे पढ़ेंगे।